हेलो दोस्तों, आज 10/4/2026 से 10 तारीख चौथा महीना मतलब 10 अप्रैल 2026 है। आज चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जयंती है। मैं सोचा मैं भी इस पर एक वीडियो बनाऊं। ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो सही लग सके। आज उनके जीवन में मैं कुछ अंशों को मतलब कहना चाहूँगा। तो मैं संक्षेप में बोलना चाहूँगा क्योंकि उनके विषय में जितना वर्णन कर सकूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं पूरा शब्द या पूरा उनके विषय में मतलब कि प्रशंसा या उनके विषय में जो भी मतलब व्याख्या कर पाऊँ। व्याख्या उचित हुआ मेरे हिसाब, मतलब मेरे हिसाब नहीं, मतलब व्याख्या कहूँगा तो ये सही है। व्याख्या उनके विषय में कर पाऊँ उतना अधिक से अधिक मुझे नहीं लगता कि उतना हो पाएगा। तो मैं कुछ चंद उनके जीवन की बातें मतलब कहना चाहूँगा। पहले तो इनके पिता का नाम था राजा चंद्रवर्धन मौर्य, जो पिपली वन के सरदार टाइप के थे, मतलब राजा भी थे वो। राजा उनके मारे जाने के कुछ दिन बाद फिर उनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का उदय हुआ। तो चक्रवर्ती तब बने और कहलाए फेमस तो हुए जब मगध की गद्दी पर से घनानंद को हटाकर मारकर जब अपने उस गद्दी पे काबिज हुए। तो उस समय भारत हम लोगों का 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। काशी, कंबोज, वत्स, चेरू, पंचाल, इसी तरह कंबोज, उज्जैन, तक्षशिला, इसी तरह करके लगभग 16 महाजनपदों में बटा था। जबकि आज के समय में भारत उतने बड़े भूभाग को टच नहीं करता है, फिर भी 28 भागों में बटा हुआ है, जिसे आज की डेट में राज्य बोलते हैं, उस समय महाजनपद बोलते थे। तो जो है कि राज्य में बटा है, जबकि उतना बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, फिर भी 28 राज्य बना दिए गए हैं और 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत महाजनपद था मगध का, ठीक है, मगध। उसके बाद उसके आसपास के वैशाली हुए। तो मगध पर जब इनका शासन हुआ तो मगध के अंडर में उस समय आसपास के 3-4 और महाजनपद थे जो कंट्रोल होते थे। तो इनकी गद्दी में आने के बाद धीरे धीरे अच्छे से इनके अंडर में 8-10 महाजनपद आ गए थे। विजय अभियान जैसे सब राजा अपना चलाते हैं, ऐसे भी चलाए और चलाए तो लगभग भारत के 16 महाजनपदों में से 14 से 15 महाजनपद विजय प्राप्त कर लिए। मतलब अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे, अजय सम्राट कहा जाता है। तो मतलब जहाँ भी हमला करना चाहे उसे जीते, पहली बार या दूसरी है, लेकिन जीते, हारे नहीं। इनका एक युद्ध सबसे फेमस है। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लिखित है, घनानंद की भी सेना बहुत बड़ी थी और बहुत मजबूत थी, बहुत फेमस भी थी पूरी दुनिया में उस समय में। तो घनानंद के सेना को और घनानंद के प्रभाव को कम करने के लिए ये लिखा गया है। चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य ने 60,000 घोड़ा सैनिक, 50,000 घोड़े से और 9,000 रथ सैनिक, रथ मतलब हाथी, जो रथ आप पढ़ते होंगे महाभारत में, वो महाभारत में ही चंद्रगुप्त मौर्य के सेना में रथ थे। और 1, 2, 4, 6 नहीं, 9,000 लिखित है, क्योंकि उससे जब भी रहे होंगे ज़्यादा ही रहे होंगे। और ये नहीं कि हमारे देश के ही जो कि राइटर ये वर्णन करते हैं, विदेशी राइटरों के द्वारा वर्णन है उनका व्याख्या, ठीक है। उनको इधर मतलब इंडो ग्रीक वाले लेखक इनको सैंडो कोटस भी कहते थे, सम्राट चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य को। तो 9,000 रथ सैनिक और पैदल शायद 2.5-3 लाख सैनिक, सब मिला करके 6-6.5 लाख के सैनिक लेकर के इन्होंने नंद वंश के मतलब कि
उसको करने के लिए, मतलब कि प्रभाव ख़त्म करने के लिए समस्त उत्तर भारत को लिखा जाता है। समस्त उत्तर भारत को रौंद डाला। 6 से 6.5 लाख सैनिक लिए समस्त उत्तर भारत को रौंद डाला इन्होंने। तो फिर इनके प्रभाव में आ गया। फिर उस समय दुनिया में मतलब भारत के पहले ऐतिहासिक राजा हुए दुनिया में। भारत के पहले ऐतिहासिक और चक्रवर्ती सम्राट, ठीक है, ये भारत के हुए। तो इन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य महान कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और मतलब कि एक प्रकार से होगा कि जो ज़रूरत था वो लगा, ठीक है। तो मैं इन्हें यूनिवर्सल किंग चंद्रगुप्त मौर्य द ग्रेट कहना चाहूँगा और कहता हूँ। मेरा मानना है, ठीक, मानना नहीं है, क्लियर है। क्योंकि भारत को एक नई स्वरूप में आज के डेट में जो भारत चल रहा है कि एक केंद्रीय सत्ता में चलता है, मतलब केंद्र से चलता है ना, अंडर में 28 राज्य। उस समय आज से 2500 साल पहले कोई स्टार्ट किया था, तो वो चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य जो कि अपने अंडर में लेकर के फिर जो राज्य थे, महाजनपद थे, उनको चलाना। सेम पूरा रूप रेखा किताब में भी लिखा हुआ कक्षा 6 या 7 के इतिहास में जो आज के डेट में संविधान हम लोगों के देश में चलता है, वो सेम उसका 2 कॉपी है। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि उसी को देख कर लिखा गया, लेकिन विदेशी उसमें जो थे दूसरे देश वाले, वो भारत के नियम कानून को देखकर फॉलो किए। और बाद में भारत में जब कैसे कैसे घटित हुआ सब कुछ, वो बोलेंगे तो बहुत लंबा, हाँ, जहाँ तक मैं क्या बोलूँ। तो उसके बाद जब दोबारा हम लोग का देश जब गणतंत्र घोषित होना चाहा, तो फिर उन देशों से नकल मारा जो देश चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक महान के नियम कानून को नकल मार कर अपने देश में संविधान बनाए थे, मतलब नियम कानून। तब हम लोगों का देश उनका नकल मार करके अपने देश में बनाया। तो एक प्रकार डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली इन्हीं के नियम कानून का नकल सेम टू सेम जैसा चलता था आप मिला सकते हैं। कहीं भी उस समय का नियम कानून पता लगा सकते हैं और इस समय का मिला सकते हैं। और बेटर चलता था। बेटर नहीं चलता होता तो एक महाजनपद से, और भारत आज की डेट में जितना बड़ा भारत का भूभाग है, उससे बड़े भूभाग को सिर्फ 16 महाजनपद में मतलब डिवाइड करके और कंट्रोल करके रखना आसान नहीं है। तो नियम कानून अच्छा रहे होंगे तभी तो कंट्रोल करके रखना इतना आसान नहीं होता। हाँ, और सब कुछ सेम सिचुएशन ही था। हर राज्य से कोष आते थे, मतलब वो जो आता है, फिर वो समाज कल्याणकारी कामों में होते थे। अवंती में एक बार सूखा पड़ा था, मध्य प्रदेश राजस्थान सटा हुआ अवंती महाजनपद बोला जाता था। तो आज के डेट में जो एक बार पीएम केयर फंड खुलवाए थे ना मोदी जी, मतलब मोदी जो हमारे देश प्रधानमंत्री हैं, तो ये आज से 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे सूखा जब पड़ा था, तो आसपास के महाजनपद के लोगों से जो बड़े बड़े मतलब कि उसमें तो क्या बोलते हैं, जो ज़मीन मतलब जिनके पास ज़्यादा थी, उन्हें शायद क्या मन में चल रहा है बोल नहीं पा रहा हूँ, जो राजा के यहाँ काम करते थे कहीं कहीं, तो राजा कभी कभी ऐसा होता था, कुछ राजा उनको पैसे के बदले ज़मीन दिया करते थे। तो जो धनाढ्य लोग थे, संपन्न थे उस समय, उनको बोले थे कि नहीं, पैसा एकत्रित करो राजकोष में और अवंती में पैसा डोनेट किया जाए वहाँ के सूखाग्रस्त क्षेत्र में, जहाँ पे लोगों को खाने पीने रहने की दिक्कत हो रही है इस समय, कष्ट की घड़ी। मतलब उस समय कष्ट घड़ी नहीं, मतलब उससे कहा जाए कि मतलब ऐसी परिस्थिति बनी थी, तो वहाँ पे ज़रूरतमंदों को, हाँ, तो उस समय मतलब सेम पूरा राजतंत्र तो था, लेकिन एक प्रकार से उसमें लोकतंत्र का भी अंश मतलब दिखता है उस नियम कानून में। हाँ, ऐसा मतलब नियम कानून था। तो फिर उस व्यक्ति को महान नहीं कहा जाए तो क्या कहा जा सकता। और दूसरी महानता की बात है तो भाई राजा हैं तो पराक्रम की तो बात तो होगी। जब सिकंदर यहाँ से लौट गया था तो उसकी बेबीलोन में शायद मुझे लगता है कि मृत्यु हो गई थी, तो उसके गद्दी को संभाला उनका सेनापति सेल्यूकस निकेटर। मतलब जितना लगभग धरती पर जमीन भूभाग उनके देख रेख में खोज हुई थी, लगभग वो जीत चुके थे। भारत भी बाकी थी, बस भारत का ही मगध क्षेत्र लिए हुए, मतलब जितना भारत है। तो सोचा चलूँ मैं इस सपने को पूरा करूँ। आया यहाँ पे झेलम नदी के तट के पर लड़ाई हुई चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य की सेना और सिकंदर के सेना के बीच।
तो सिकंदर की सेना का नेतृत्व कर रहा था सेल्यूकस निकेटर, और चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य के सेना का नेतृत्व खुद कर रहे थे। मतलब उस समय सेल्यूकस निकेटर जो था वो राजा बन गया था और सिकंदर तो था नहीं। हाँ, लड़ाई हुई, वो हारे, मतलब हारा, सेल्यूकस निकेटर हार गया। और सिकंदर महान जिसे कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को जीत चुका चला था, उसके सेना को हराना इतना आसान नहीं है। मतलब ठीक है, इनसे पहले वो कश्मीर के राजा अम्बिक उसका मतलब कि स्वाधीनता स्वीकार कर लिया बिना लड़ाई लड़े ही। उसके बाद पोरस राजा थे, पोरस को उसने हराया। ठीक है, पोरस को वो हराया था सिकंदर साहब, हाँ सिकंदर हराया था। लेकिन इनसे जब लड़ाई हुई तो फिर मुँह की जो बोला जाए, मतलब उस पर घमंड तो नहीं कह सकता, लेकिन प्राउड जरूर कह सकता हूँ, मतलब कर कि कोई था, हमारे पूर्वज थे या जो भी, हाँ, कि सिकंदर को सेना को हराए, हाँ, जिसे विश्व विजयी कहा जाता है, उसे हरा दिए। तो इतना आसान नहीं है, हराए, वो हारा। हारने के बाद भाई एक राजा दूसरे राजा को हराता है तो उसका जितना क्षेत्रफल हुआ वो फिर जो राजा हराया उसके अंडर में हो जाएगा। तो यहाँ कुछ इनके अंदर मानवता, यही बोलता हूँ ना, ये राजतंत्र के साथ साथ लोकतंत्र की भी मतलब दृष्टि रखते थे कुछ, मुझे लगता है। तो दहेज स्वरूप माना जाए, चाहे जैसे भी, हार तो गया था, या प्रस्ताव उस समय रखा गया, जैसे भी काशी कांधार मकरान हेरात, हाँ, जो कि आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ हिस्सा, कुछ कजाकिस्तान के आसपास का हिस्सा आता है उसमें। ठीक है, उसे ऐसे ही बोला जेड्रोसिया पेरिस पेनियाई और जेड्रोसिया, और इस तरह कुछ करके बोला जाता है, 2-3 नाम जैसे। और उनकी लड़की एक थी, मतलब सेल्यूकस निकेटर की, हेलेना, कहीं कहीं हेलेना लिखा रहता है, कहीं कार्नेलिया। तो उनसे इनकी शादी हुई चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। तो फिर दहेज स्वरूप मतलब इनको उतना मिला है, ऐसा कहा जाता है कि वो ज़मीन, तो जो दहेज में इनको मिला, हराए थे तो चाहते तो उसका और भी हिस्सा ले सकते थे, और लेकिन अपना वो था कि, और हिस्सा इनका था भी, ऐसे मैं मानता हूँ हिस्सा था, क्योंकि सम्राट अशोक महान के द्वारा लिखवाए गए हुए अभिलेख तुर्की तक शायद मिलते हैं। तो तुर्की तक शासन तो था ही, तभी तो मिले हैं, नहीं तो जहाँ शासन नहीं रहेगा वहाँ दूसरे राजा का अभिलेख कैसे गढ़ सकता है। तो ये था। और कार्नेलिया से इनकी शादी होने के बाद इन्होंने उपहार के तौर पे, इनको शायद पता चला कि इनके ससुर, अब वो सेल्यूकस निकेटर तो अब ससुर बन गया था, हार चुका था, तो उसको शायद हाथी की ज़रूरत थी, उसके सेना में हाथी नहीं थे। तो 500 हाथी इतना लिखित है, जबकि उससे समझ रहे हैं ज़्यादा ही हो सकता है, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं हो सकता। 500 हाथी उपहार के स्वरूप में दिए। तो ऐसे हो गया, मतलब सेल्यूकस की सेना को हरा दिए। तो एक महान राजा की सेना को हराना तो कोई महान व्यक्ति कर सकता है, तो पराक्रम में कोई मतलब कुछ जितना मतलब व्याख्या किया जाए, मुझे लगता है कम है। और जब तक थे चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, एक भी युद्ध नहीं हारे। उनके लड़के सम्राट बिंदुसार मौर्य, वो भी नहीं हारे। और सम्राट अशोक महान जो हुए, तो उनको तो सब जानते हैं। तो दोस्तों, आज 10 तारीख था, उनका जन्मदिन था, इसलिए मुझे जो समझ में आया कि एक आध वीडियो बनाऊँ, छोटा मोटा, अपने हिसाब से मुझे जो सही लगता है, मैं जितना बोल सकूँ, जितना कर सकूँ, उस हिसाब से एक बनाया। और मुझे लगता है कि चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब भारत का मेरे हिसाब से राष्ट्रपिता या राष्ट्रनायक तो कहा ही जाएगा। कुछ भी कहा जाए, मुझे लगता है कि कम पड़ेगा, क्योंकि इनके मतलब क्षेत्रफल को इनसे पहले या इनसे बाद कोई राजा या कोई विदेशी मुगल शासक है वो भी, या अंग्रेज है वो भी, उतने क्षेत्रफल को हासिल नहीं कर पाए। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जितना बड़ा भारत था, आज उतने बड़े भारत में कम से कम 8 से 10 देश बने हैं, जो कि एक चंद्रगुप्त मौर्य अकेला चलाते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एक अकेला चलाते थे, जितने बड़े भूभाग को अपने नियम कानून की बदौलत, और उतने बड़े भूभाग को आज
चलाने के लिए 10 देश बने हैं। 10 राज्य नहीं, 10 देश बन चुके हैं लगभग। हाँ, और 10 देश में कम से कम 20-20, 40-40 देश बने हैं। कुल नहीं, 20-20, 40-40 राज्य बने हैं। राज्य जोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि 100 राज्य पहुंच जाएंगे। हाँ, तो उतनी बड़ी भूभाग को अंग्रेज भी नहीं हासिल कर पाए, मुग़ल भी नहीं कर पाए। तो फिर इसमें अब उनके उस व्यक्ति की व्याख्या में जो भी शब्द बोलें वो लगता है कम पड़ेगा। लगता है नहीं, मेरे हिसाब से तो लगता है कम पड़ेगा ही। जितना बोलूँगा बस सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर हो जाएगा और कुछ नहीं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नाम के जन्मदिन पर जय बौद्ध, जय भारत, जय मौर्य कहना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज उनके इस जयंती पे। मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कर पाया, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूर्वजों के सम्मान के लिए और इनके जैसे पूर्वज जिनके कुल में या कुल बोला जाए तो मतलब मैं नहीं चाहता हूँ किसी को कुछ बात बुरी लगे, लेकिन मतलब जिसके भी कुल में ऐसे राजा, ऐसे महाराजा हुए हों, तो वो यदि नाम न ले उनके वंशज, तो मुझे लगता है कि उस वंश में मतलब जन्म लेना मुझे नहीं लगता है उचित। या वो जी रहा है तो कैसे जी रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि यार गर्व का मौका सबको नहीं। नाक रगड़ कर आदमी मर जाएंगे, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता है ऐसे मतलब कि कहीं गर्व से बोल सको। दुनिया में बोलो कहीं बोलो चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, तो गर्व से ही। हाँ, क्योंकि दुनिया कहती है कि जो जीता वही सिकंदर, और जो सिकंदर को हराया वही चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। आप उनके वंश मतलब उनके अंश होने के नाते तो उनका नाम न लिया जाए तो फिर यही हो गया कि मतलब नमक हरामी तो नहीं कह सकता, लेकिन उनका खून होने के नाते मतलब अपने अंदर मतलब जितना गिरा से गिरा शब्द बोल पाऊँ मुझे लगता है वो। हाँ, क्योंकि ऐसे पूर्वज का नाम नहीं लेना मतलब जीने का क्या मतलब हाँ, अमर हो। मेरे हिसाब से ये लगता है ऐसे पूर्वज के लिए जीवन का, शरीर का, हर एक मतलब अंग का कतरा कतरा कुर्बान और समर्पित। हाँ, शिक्षा आप लोगों को जय बौद्ध, जय भारत, जय मौर्य।